नमस्कार, आप सभी साथियों का स्वागत है, अभिनंदन है हमारे छोटे से चैनल वैदिक गुरुकुल में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आपकी तैयारी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बिल्कुल शानदार चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि एक टॉपर कैसे अपना राइटिंग स्किल दिखाता है, कैसे वो आंसर राइटिंग करता है कि वो एग्जाम में टॉप कर जाता है, और अदर स्टूडेंट्स जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं वह कैसे लिखते हैं कि उन्हें अच्छे नंबर नहीं मिल पाते हैं। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि टॉपर का राइटिंग स्किल, टॉपर का राइटिंग स्ट्रेटेजी कैसी होती है, किस प्रकार से आप लिखे तो ताकि आप भी अगले टॉपर बन सके। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे। तो हमारा टॉपिक यही रहेगा, टॉपर्स आंसर राइटिंग, यानी टॉपर्स के आंसर राइटिंग से जुड़े हुए टिप्स के बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास बहुत सारी जानकारी रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी वह एग्जाम में बहुत बढ़िया नहीं लिख पाते हैं, वो अच्छे स्कोर नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास बहुत बेहतर जानकारी न होने के बावजूद भी उनकी राइटिंग स्किल इतनी शार्प होती है, इतना शानदार होता है कि वह एग्जाम में टॉप कर देते हैं। जो टॉपर रहता है, जिसके पास सबसे ज़्यादा नॉलेज रहता है, उनसे भी आगे निकल जाते हैं। तो आखिर यहाँ कौन सा फैक्टर काम करता है, कैसे जो लड़का एवरेज है वह टॉप कर जाता है, जो टॉपर है वह पीछे रह जाता है। तो वहाँ जो फैक्टर काम करता है, वहाँ केवल एक ही फैक्टर काम करता है, दैट इज राइटिंग स्किल। तो राइटिंग स्किल एक ऐसा हथियार है जिसके माध्यम से आप एग्जाम में कहीं भी रहेंगे टॉप कर जाएंगे, क्योंकि हर एग्जाम में आपकी राइटिंग स्किल ही चेक होती है, ना कि आपका नॉलेज। आपका नॉलेज इंटरव्यू में चेक होता है, लेकिन राइटिंग स्किल अगर आपका शार्प है तो आप कम नॉलेज के बावजूद भी अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे राइटिंग स्किल का जो स्ट्रेटेजी है, जो इंपॉर्टेंट इनपुट्स हैं वह क्या क्या है। तो सबसे पहले हमारा पहला इंपॉर्टेंट इनपुट है, वह है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन मतलब प्रस्तुतिकरण। जनरली ऐसा होता है, जो कुछ लड़के ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास आंसर जानते हुए भी, सभी क्वेश्चन का आंसर जानते हुए भी वो बहुत बेहतर प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं और उनके नंबर जो है कम आ जाते हैं। तो अगर जो आंसर आपको नहीं आ रहा है उसमें आपका कम नंबर आ रहा है तो वह चलने वाली बात है, लेकिन आंसर आने के बावजूद भी कोई ऐसा क्वेश्चन आया है जिसका आंसर आप डेफिनेटली जान रहे हैं, उसके बाद भी उसको अगर अच्छे से प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ आपका नंबर कटने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और वह आपका वेटेज बहुत कम, बहुत नीचे ला देगा। तो वहाँ ऐसे क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहे हैं वो छूटे तो चलेगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो आप डेफिनेटली जान रहे हैं उसको अगर बढ़िया से प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं तो आप पीछे रह जाएंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट इनपुट जो है वह है हमारा प्रेजेंटेशन। एग्जाम में आंसर राइटिंग को प्रेजेंट कैसे करना है, एग्जामिनर को कैसे समझाना है, वह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके आंसर राइटिंग में, क्योंकि प्रेजेंटेशन ही यह दिखाता है कि एग्जामिनर के माइंड पे आपका लिखने का इफेक्ट कैसा डाल रहा है। जब तक आप प्रेजेंट बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे तब तक आपके अच्छे अंक नहीं आएंगे। तो प्रेजेंटेशन में हमें क्या क्या बातें ध्यान देनी है, वह है सबसे पहले राइटिंग, आपकी हैंड राइटिंग कैसी हो रही है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट रहते हैं लेकिन उनका राइटिंग अच्छा नहीं हो पाता है, और बहुत से ऐसे टीचर होते हैं, ट्यूटर होते हैं, वो हमेशा यह कहते हैं हैंड राइटिंग जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालता है, लेकिन नहीं, यह गलत है। हैंड राइटिंग आपका जनरली इफेक्ट डालता है। अगर मैं आपसे ही बोलूँ, दो ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों लगभग एवरेज हैं, उसमें से एक ज़्यादा ब्रिलियंट है और एक कम ब्रिलियंट है, तो दोनों का राइटिंग स्किल जो है, जो ज़्यादा ब्रिलियंट है उसका राइटिंग थोड़ा सा खराब है, जो कम ब्रिलियंट है, एवरेज स्टूडेंट्स है, उसका राइटिंग बहुत शानदार है। उन दोनों का कॉपी मैं आपको दूं चेक करने के लिए, तो आप किसका कॉपी चेक करना पसंद करेंगे, जिसका राइटिंग अच्छा है उसका, या जिसका राइटिंग अच्छा है खराब। तो आप डेफिनेटली जिसका राइटिंग बेहतर होगा उसी को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, उसी को ज़्यादा वेटेज देंगे। तो राइटिंग स्किल जो है, हैंड राइटिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अपने हैंड राइटिंग को भी इंप्रूव करने का प्रयास कीजिएगा। अभी आपके पास 1 महीने है, 1 महीने में अगर डेली 2 या 3 पेज, 4 पेज डेली आप लिखते हैं, और उन डेली लिखे जो पेज लिखते हैं उसका मूल्यांकन करके अगले दिन जो लेटर्स या जो वर्ड्स आपके जो खराब होते हैं उसको इंप्रूव करने का प्रयास करते हैं, तो आने वाले 30 दिन में आपका राइटिंग बिल्कुल शानदार हो जाएगा। तो हैंड राइटिंग भी इफेक्ट डालता है एग्जामिनर के माइंड पे। अगर आपका हैंड राइटिंग खराब है तो उससे बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, आपकी राइटिंग रीडेबल होना चाहिए। लेकिन अगर आपका राइटिंग बेहतर है, बहुत सुंदर है, साफ है और पढ़ने में भी अच्छा है, देखने में भी अच्छा है, तब आपका वेटेज डेफिनेटली दिलाएगा। अगर कोई 7 नंबर का क्वेश्चन है और आप 6 नंबर के लायक लिखे हैं और आपका हैंड राइटिंग बेहतर है तो आपको 7 में 7 दे दिया जाएगा। तो आपका हैंड राइटिंग रोल प्ले करता है, इसे पहले याद रखिएगा। दूसरा है हमारा चार्ट और डायग्राम बनाना। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसको आप केवल पैराग्राफ में लिख के बहुत बेहतर नहीं समझा पाते हैं। उस ऐसे क्वेश्चन को अगर आप आंसर राइटिंग करते हैं तो पैराग्राफ के साथ साथ बुलेट एंड नंबरिंग डाल देंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल देंगे, चार्ट बना देंगे या कोई डायग्राम बना के समझाएंगे, जो एग्जामिनर के माइंड पे बहुत शानदार इफेक्ट डालेगा। और इसमें आपकी टाइम की बचत भी होगी, क्योंकि पैराग्राफ लिखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ लिखना पड़ेगा, तब जाके एग्जामिनर समझ पाएगा। लेकिन एक चार्ट बना देते हैं
हैं उस चार्ट में या डायग्राम में पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर डाल देते हैं तो एग्जामिनर को पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चार्ट देख के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वह देख के तुरंत चेक कर देगा, क्योंकि कोई भी एग्जामिनर आपके पूरे कॉपी को नहीं पढ़ना चाहता है, कम पढ़ेगा और ज़्यादा चेक करना चाहता है कोई भी एग्जामिनर का माइंडसेट यही होता है। तो आप डायग्राम और चार्ट बना के आप अपने आंसर राइटिंग को समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे एग्जामिनर के माइंड पे पॉजिटिव इफेक्ट जाएगा और वो आपको बेहतर नंबर देगा। उसके बाद है एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब क्या है, कोई ऐसा पैराग्राफ आप लिख रहे हैं तो जो पिछला पैराग्राफ है वह अगले वाले पैराग्राफ से एसोसिएट रहे, लिंक स्थापित रहे। यानी ऐसा ना समझ में आए कि एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद दूसरे में जब हम जा रहे हैं तो फ्लो ही टूट जाए, लयबद्धता ही टूट जाए। यानी पहले लाइन या दूसरे लाइन पहले सेंटेंस या दूसरे सेंटेंस पहले पैराग्राफ या दूसरे पैराग्राफ में फ्लुएंसी बेहतर होनी चाहिए, लयबद्धता अच्छा होना चाहिए, रेशियो अच्छा होना चाहिए। यानी दोनों पैराग्राफ का एसोसिएशन एक दूसरे में होना चाहिए, तब जाके एग्जामिनर के माइंड पे वो पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा। दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह है इंप्रूव हैंड राइटिंग। मैंने बताया ही, जब तक आपका राइटिंग बेहतर नहीं होगा तब तक यह कहिए कि एग्जामिनर आपको पूरे के पूरे अंक दे दे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। जो एक्सप्लेनेशन वाले या लॉन्ग टाइप के जो आंसर होते हैं उसमें आप कितना भी बेहतर लिख देंगे, जब तक आपका हैंड राइटिंग बेहतर नहीं रहेगा तो आपके आंसर को पढ़ेगा नहीं, बिना पढ़े अंदाजा लगा के एवरेज मार्किंग दे देगा या कॉमन नंबर दे देगा, फुल मार्क्स कभी नहीं देगा जब तक आपका राइटिंग बेहतर नहीं हो। तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो इनपुट है वह है राइटिंग इंप्रूव करना। तो अभी से राइटिंग इंप्रूव करना स्टार्ट कर दीजिए। डेली लिखिए, 2 पेज 4 पेज लिखिए, और जो लिख रहे हैं उसमें से उन लेटर या उन वर्ड को सर्किल बना के इंडिकेट कीजिए जिनका जो आपसे सुंदर नहीं बन पा रहे हैं। यानी जो आप 3 या 4 पेज लिख रहे हैं उसमें से जो लेटर या जो वर्ड बहुत खराब हो रहे हैं उसको सर्किल बना के पॉइंट आउट कीजिए, और अगला पेज जब लिखिए, अगले दिन जब राइटिंग इंप्रूव कीजिए तो उसमें जो जो खराब लेटर बने हैं उसको सुंदर बनाने का प्रयास कीजिए। उसके बाद तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है वह है अंडरलाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यह आपके एग्जाम में बहुत शानदार इफेक्ट डालता है। जो लड़का बहुत बेहतर जानकारी जिसके पास नहीं है वो भी अंडरलाइन के मेथड से बहुत अच्छे अंक स्कोर कर सकता है, क्योंकि यह अंडरलाइन का मेथड जो है वह एग्जामिनर को गाइड करता है कि तुम्हें आंसर को ऐसे पढ़ना है। जब तक आप कोई क्वेश्चन को अंडरलाइन नहीं करते हैं तब तक एग्जामिनर अपने मन से पढ़ता है, अपने मन से चेक करता है, लेकिन जब किसी आंसर में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अगर आप अंडरलाइन कर देते हैं तो वह अंडरलाइन ही एग्जामिनर को गाइड करता है कि तुम्हें ऐसे कॉपी पढ़ना है, ऐसे आंसर को चेक करना है। तो सबसे बढ़िया, सबसे शानदार तरीका जो है वह अंडरलाइन का ही तरीका है। आपको यह करना है, जो आंसर आप लिख रहे हैं उसमें से मान लीजिए कोई 6 या 5 नंबर का आंसर है, उसमें से आपको सभी आंसर नहीं आ रहे हैं, यानी पूरा आप स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, पूरा बेहतर आपको उस पर पकड़ नहीं है, तब आप उस पर कैसे 6 में से 6 पा सकते हैं, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेथड जो है वह अंडरलाइन का ही मेथड है। आपको यह करना है कि उस क्वेश्चन से जुड़े हुए जो जो बिल्कुल ऑथेंटिक, बिल्कुल सही सोर्स हैं, जो सबसे शानदार आंसर है उसका, उन इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन कर दीजिए। जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको लिख दीजिए, लेकिन उसे अंडरलाइन मत कीजिए। जिस क्वेश्चन में आप अंडरलाइन किए रहेंगे उस क्वेश्चन में जो एग्जामिनर है केवल अंडरलाइन वाले पॉइंट्स को ही पढ़ेगा, और आप अंडरलाइन केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही कीजिएगा। तो जो जो बिल्कुल ऑथेंटिक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, उसे पढ़ के एग्जामिनर जान जाएगा कि बस कीजिए, यह अंडरलाइन किया है तो यह बिल्कुल सही है। और जो जो आप खराब लिखे हैं, जिसके बारे में आपको जानकारी बेहतर नहीं है, उसे अंडरलाइन नहीं करेंगे तो उस पर उसका ध्यान जाएगा ही नहीं, केवल अंडरलाइन पे ही ध्यान जाएगा जो बिल्कुल ऑथेंटिक है, बिल्कुल सही है, तब आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। और अंडरलाइन करने से एग्जामिनर के माइंड पे पॉजिटिव इफेक्ट इसलिए जाता है क्योंकि वह पूरे क्वेश्चन को पढ़ना नहीं चाहता है। अंडरलाइन कर देने से उसके कॉपी चेक करने में आप सहायता कर देते हैं, आप हेल्प कर देते हैं, उसे बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कम टाइम में वह ज़्यादा कॉपी चेक कर पाता है अंडरलाइन की मेथड से। तो जो जो इंपॉर्टेंट इनपुट्स हैं, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसे आप अंडरलाइन करते जाएंगे ताकि एग्जामिनर को आप गाइड कर सके कि तुम कॉपी इस प्रकार से पढ़ो, इस लाइन में चेक करो, तब जाके आपको पॉजिटिव इफेक्ट जाएगा, तब जाके आपको वेटेज मिलेगा नंबर का। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह है कैंसिलेशन सिंपल। जो कैंसिलेशन का प्रोसेस है, जनरली यह होता है स्टूडेंट्स लिख देते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं, कैंसिल कर देते हैं, गलत हो जाता है, फिर आगे लिखना स्टार्ट कर देते हैं। 3-4 लाइन लिखेंगे, फिर काट देंगे, आगे से लिखना स्टार्ट कर देंगे। यह कैंसिलेशन का जो मेथड है वह एग्जामिनर के माइंड पे यह इफेक्ट डालता है कि जो स्टूडेंट कॉपी लिखा है वह कंफ्यूज है, पहले ये लिख रहा था, अब उसे पता चला कि नहीं ये आंसर नहीं है, यह है, तब उसे काट के अब दोबारा लिखने का प्रयास कर रहा है। यानी जो आप कैंसिलेशन का मेथड अपनाते हैं, कैंसिल कर देते हैं, वह एग्जामिनर पे यह इफेक्ट डालता है कि लड़के के पास जो सोर्स है या स्टूडेंट्स के पास जो नॉलेज है उसमें वह कंफ्यूज है, बहुत बेहतर नॉलेज नहीं है, वह एग्जामिनर के माइंड पे बैड इफेक्ट डालता है जो आपके नंबर को कम करा सकता है। कभी भी अगर आपको कोई ऐसा
आंसर लिख रहे हैं जिसमें कुछ कन्फ्यूजन है या जो गलत लिखा गया हो उसको बहुत ज़्यादा काटना नहीं है, केवल एक बार काट देंगे, केवल एक बार काट देंगे, वह उसके माइंड पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा। अगर नहीं काटते हैं तब भी सही है, क्योंकि आप 3-4 पेज का आंसर लिख रहे हैं, उसमें से 1 या 2 वर्ड गलत हैं और आप उसे नहीं काटते हैं तो उस गलत वर्ड पे एग्जामिनर का नज़र जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो नहीं काटते हैं तो और शानदार है, लेकिन अगर कभी कट मारना हो तो केवल सिंपल लाइन कट डालेंगे और कोशिश यह करेंगे कि आप कॉपी में जो कैंसिलेशन का मेथड हो बहुत कम अपनाएं, बहुत कम वर्ड को काटें। जनरली आप काटिए ही मत, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप जो लिखे हैं उसमें से 1-2 वर्ड अगर गलत हो जाते हैं तो उस पर उसका नज़र बहुत कम जाता है। ज़्यादा लॉन्ग आंसर आप लिखे हैं तो जो इंपॉर्टेंट है उसे अंडरलाइन कर दीजिए, जो गलत है उसे टच ही मत कीजिए, काटिए ही मत। जब आपकी कॉपी में एक भी कट नहीं रहेगा तब एग्जामिनर यह समझ जाएगा कि लड़का जो है इसके पास नॉलेज बढ़िया है, इसका जो आंसर है ऑथेंटिक है, वह अपने आंसर में उसके पास कॉन्फिडेंस है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब आप कैंसिल करना स्टार्ट कर दीजिए तब एग्जामिनर जान जाएगा कि हाँ यह कंफ्यूज्ड है। अगर 3-4 कट एक ही आंसर में मार दिए तब वो आंसर सही होने के बाद भी अगर आंसर सही है तब भी 1-2 नंबर एग्जामिनर जो है वह काट देगा, यह सोच के कि इतना सारा कट मारा है, हो सकता है जो लिखा हो इसमें भी कोई ना कोई गलत जरूर हो। तब आपका जो कॉपी है वह आपका जो आंसर राइटिंग है उस पर बेहतर नंबर नहीं मिल पाता है। तो कैंसिलेशन का जो मेथड है उसे बहुत कम अपनाएंगे, बहुत कम कैंसिल करने का प्रयास करेंगे। अगला है लॉन्ग आंसर राइटिंग। आपको जो भी आंसर लिखना है वह लॉन्ग वे में लिखना है, बहुत टाइम के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है जो 2 नंबर का आया है उसे ही 2 पेज 3 पेज का लिखना स्टार्ट कर देंगे, नहीं। जो लंबे बड़े नंबर के क्वेश्चन हैं उसको जो है लॉन्ग लिखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब आप लॉन्ग आंसर लिखते हैं वह एग्जामिनर के माइंड पे इफेक्ट डालता है। लड़के के पास जो है वह लॉट ऑफ जानकारी है, बहुत सारी जानकारी हैं, तब जाके वह बेहतर लिख पाया है, लंबा लिख पाया है। यानी जो आपका लॉन्ग आंसर राइटिंग का जो प्रोसेस है वह यह दर्शाता है कि आपके पास बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे नॉलेज है, तब जाके आप लॉन्ग लिख पाए हैं। अगर शॉर्ट टर्म में लिखते हैं तो भी ठीक है, लेकिन ऑथेंटिक होना चाहिए, लेकिन लॉन्ग वाला शॉर्ट वाले से ज़्यादा वेटेज दिलाता है। तो आप टाइम के अकॉर्डिंग जितना टाइम रहे, जितने अंक का प्रश्न रहे, उसके हिसाब से उतने लंबे आंसर लिखने का प्रयास करेंगे। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है गैप मेथड। ऐसा नहीं है कि आप जो कॉपी में लिखते हैं, रफ में लिखते हैं, आप पढ़ाई के दौरान वैसे ही आंसर लिखते जाइएगा, नहीं। आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी जितना चाहेंगे उतनी कॉपी आपको दी जाएगी। तो जहां एक आंसर खत्म होता है उसके बाद 2 या 3 लाइन का गैप छोड़ देंगे, उसके बाद से अगला आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि जनरली ऐसा होता है जो एग्जामिनर जाते हैं वह कुछ ऐसे होते हैं जो उनका एज ज़्यादा रहता है, जिन्हें अच्छे से नहीं दिखाई दे पाता है। अगर वह देखते हैं और आप लाइन न छोड़े तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर होते हैं जिस पर उनका ध्यान ही नहीं जाता है, उसे कंसीडर ही नहीं किया जाता है। तो वहाँ आपका जो लिखने का तरीका है वो आप आंसर लिखे भी रहेंगे तब भी उसका अंक आपको नहीं मिल पाता है। तो आप वहाँ क्या करेंगे, एक आंसर खत्म होने के बाद 2 या 3 लाइन का गैप दे देंगे, ताकि स्पष्ट रूप से यह समझ में आ जाए कि इस क्वेश्चन का आंसर यह है, इस क्वेश्चन का आंसर यह है। तो यह मेथड आप अपनाएंगे तब जाके आपका कॉपी जो है वह बेहतर रहेगा। अगला है राइटिंग स्पीड। हाँ, आपको राइटिंग स्पीड भी मेंटेन करना है। जनरली कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो शुरुआत के 1-2 पेज पे सुंदर सुंदर सजा के लिखेंगे और आखिरी पेज पे आते आते उनका लैंग्वेज चाइनीज हो जाता है। तो वहाँ आप गलती मत कीजिएगा, यह गलती, क्योंकि शुरुआत में सजाते रह जाते हैं, आखिरी में जो आंसर होता है वो खराब हो जाता है, जो आपके एग्जाम में बैड इफेक्ट डालता है। आप अपना राइटिंग स्पीड शुरुआत से ही मेंटेन कीजिएगा, शुरुआत से ही राइटिंग स्पीड बेहतर लिखिएगा। क्योंकि जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं वह छूट रहा है तो चलने वाली बात है, लेकिन जिस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है उसके बाद टाइम के अभाव में आप उसे नहीं लिख पाते हैं, तब आपके लिए बहुत बुरी बात है। तो शुरुआत से ही आप स्पीड मेंटेन करेंगे ताकि आखिरी क्वेश्चन तक पूरे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकें। जनरली आप नहीं कभी भी एग्जाम में यह गलती मत कीजिएगा, जो आंसर नहीं आ रहा उसे छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए, यह गलती मत कीजिएगा। और नहीं लिखेंगे तभी उस पर नंबर मिलने वाले नहीं हैं, लेकिन अगर लिख देते हैं, नहीं मालूम है उसके बाद भी लिख देते हैं, वह आपको हमेशा वेटेज दिलाएगा। नहीं मालूम है फिर भी लिख देंगे तो अगर नहीं वेटेज दिलाएगा तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर नहीं लिखेंगे आंसर तब भी 0 ही मिलना है, तो क्यों ना कुछ लिख दिया जाए। हो सकता है शायद एग्जामिनर पढ़े ही ना, चेक ही ना करे, तो उसको जनरल मार्किंग देके जितने लाइन लिखे हैं उसके हिसाब से 2 या 4 नंबर दे दे, तो यह आपके एग्जाम में वेटेज दिलाएगा। जिसका आंसर आपको नहीं मालूम है, जो आप नहीं जानते हैं, उसे भी अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वह हमेशा आपको नंबर ही दिलाएगा। नहीं लिखेंगे तो बिल्कुल 100% गारंटी है कि एक भी नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन लिख देंगे तो जरूर ही कुछ नंबर मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में हमारा फिलहाल इतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था।